इन दिनों ड्रग्स तस्करी काफी चर्चाओं में है मध्य प्रदेश में। दुनिया में जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उसमें नंबर 3 पे आता है ये। तो वो 1 ग्राम एमडी 10,000 रुपए का आता है मार्केट में, इलीगल मार्केट। तीसरा कैटेगरी ड्रग्स की है जिसको बोलते हैं हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन मतलब आपको अलग-अलग विचार आने लग जाते हैं, आप अलग दुनिया में चले जाते हो। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 35 साल का अनुभव आपके पास है, जी। तो कोई केस जो आप सोचते हो कि हाँ इस केस पे बहुत जोरदार डॉक्यूमेंट्री या इस केस पे बहुत बढ़िया वेब सीरीज बन सकती है। डिफरेंट, क्योंकि मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है वैसे उसमें, और जी, बिल्कुल। मेरी एक चाहत भी थी वो कि मैं जो ओल्ड केसेस ऑफ मर्डर होते हैं, जो बंद हो चुके होते हैं, मर्डर के प्रकरण, हत्या के प्रकरण, उनको पुनः खोल के मैं उनको सुलझाने का प्रयास करता था। ऑपरेशन उजागर मैंने उसका नाम दिया था। देखिए, मैंने आपको बताया 2 टाइप के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल ड्रग्स को तो कहीं न कहीं उगाए जाते हैं, है ना? अवैध जो आती है अफ़ीम एंड उससे बाय प्रोडक्ट्स वो इंडिया के थ्रू होके बहुत जाते हैं। तो वी आर इन अ वेरी डेंजरस पोज़ीशन, बिकॉज़ उगाने का एरिया तो नहीं है, बट ट्रांसपोर्ट का एरिया बन जाता है एक तरीके से। एक बार हमने एक अफ़ीम पकड़ी कैरियर के थ्रू, वो कहीं ले जा रहा था, तो 1 किलो अफ़ीम अवैध बस में वो परिवहन कर रहा था, तो उसको पकड़ लिया इन्फॉर्मर के आधार पे। तो वो बड़ी कड़ाइयों में पका रहे थे, 100 किलो अफ़ीम पकड़ी है। तो जब मैंने उससे पूछा कि आपने सर पत्थर पे मारा कि किसी ने तुम्हें पत्थर मारा? वो भी बहुत कड़ी पूछताछ, मतलब बहुत लंबी पूछताछ हमको करनी पड़ी। सर उस समय धीरू भाई अंबानी और रिलायंस ग्रुप मतलब लोगों के बीच में एक आदर्श था। लोग नौकरी चाहते थे कि काश मेरी नौकरी जो है वो रिलायंस में लग जाए। उनके साथ बैठ के मैं जब जाता था, तो अब वो तो धीरू भाई अंबानी थे। अब किसी भी लाल बत्ती पे जब गाड़ी रुकती थी, जेल की दुनिया जो है दुनिया और बड़ी अलग होती है। मैं वो भी ज़्यादा होती कैसी है। इसलिए जो जेल का माहौल है, उसमें मैंने जब जाके देखा, हाल ही में अक्टूबर 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। जी, उसमें ये कहा गया कि अब जाति के आधार पर कास्ट के हिसाब से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो फिर भी लोगों को ऑक्यूपाइड तो रखना है, तो इसलिए कुछ लोगों का बाय रोटेशन। सर एज अ आईपीएस ऑफिसर आपसे नहीं पूछूंगा ये सवाल। मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक बालक ने बचपन में बस्तर के जंगलों को देखा, उसके बाद उन जंगलों से उसे प्रेम हो गया, वन्य संपदा से उसे प्रेम हो गया। वो तय करता है कि बड़ा होकर वो एक आईएफएस ऑफिसर बनेगा, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जाएगा। लेकिन समय बीतता है, 12वीं कक्षा के बाद एडमिशन लिया जाता है एनआईटी त्रिची में, मैकेनिकल इंजीनियर बनता है और उसके बाद भारत की एक शीर्ष कंपनी में शीर्ष पद पर पहुंचता है। लेकिन बालक कहता है कि अभी मैं विदेश पढ़ने जाऊंगा, पढ़ाई अभी बाकी है। बालक की मां बोलती हैं कि आप यहां रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए। जिसके बाद तैयारी होती है, आईपीएस ऑफिसर बना जाता है। और आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस थानों की टेबल पर रखी फाइल पर धूल चढ़ती है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दबी बंद धूल लग रही फाइलों को खोला, उनके केस सॉल्व किए, मिस्ट्री सुलझाई और उसके बाद उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर वरुण कपूर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर कई सारी चर्चाएं की जाएंगी, नार्कोटेक्स पे चर्चा होगी, उसके बाद साइबर क्राइम्स पे चर्चा होगी, जेल जो आपका अभी विभाग है उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर जैसे मैं जब बचपन में स्कूल जाता था जी। तो कई सारे सपने होते हैं। कभी सोचता था पायलट बनूंगा, कभी सोचता था इंजीनियर बनूंगा, फिर बाद में सोचा कि डॉक्टर बनूंगा और आखिर में आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। तो आपका विद्यार्थी जीवन, आपके बचपन में जब स्कूल जाते थे तो यही सोचा था कि आईपीएस बनेंगे? नहीं, आपके जैसे सपने थे वैसे मेरे भी सपने थे। तो सारे बच्चों के सपने तो पहले, सब पायलट तो सब बनना चाहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी पायलट बनना चाहता था जैसे आपने अभी बोला। तो पहले मेरा भी बड़ा शौक था, वो हवाई जहाज देखता था, और मेरे पिताजी बॉम्बे में पोस्टेड थे, मुंबई में, तब वो आईएएस अधिकारी थे, तो वो विदेश भी जाते थे। तो
70 की दशक थी, बहुत साल पहले की बात है। तो कम फ्लाइट आती थी, तो मैं उनको लेने जाता था एयरपोर्ट पे। तब मुंबई एयरपोर्ट पे आप छत पे जा सकते थे और वहाँ से आप फ्लाइट लैंड करते और टेक ऑफ। तो मैं खड़े-खड़े होके देखता रहता था उनको। तो बहुत मेरा एक ऑब्वियसली सपना था बचपन में कि मैं पायलट बनूँगा। फिर वो बदलता रहा, फिर मेरा एक विचार आया, क्योंकि मैं जंगल का भी बहुत शौकीन हुआ। मेरे पिताजी के कारण रायपुर में वो कमिश्नर थे, तो मेरे को मौका मिला कि जंगलों में जाने की, बस्तर में और ये वो। तो फिर मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनूँगा। आईएफएस ऑफिसर। फॉरेस्ट, यस, आईएफएस या फॉरेस्ट ऑफिसर, जहाँ मेरे को जंगल के पास रहने का मौका मिले, वन्य प्राणी, वन्य जीव, वो मेरा दूसरा सपना था। फिर मैं बना इंजीनियर प्रोफेशन से, मैं मतलब एजुकेशन से। विदेश जाना वाला था मैं अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए। मेरी माँ क्योंकि मैं एक ही बेटा था, तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया ये आइडिया कि मैं विदेश जाऊँ, ताकि वो कभी वापस ना आऊँ शायद। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये सिविल सेवा का एग्ज़ाम एक बार दे दीजिए, और अगर आप आ गए तो रह जाना, नहीं आए तो फिर चले जाना एज़। तो माँ का दिल रखने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया। पिताजी तो मेरे थे आईएएस अफ़सर, तो उनको तो मैंने देखा था, तो एक था तो मॉडल तो थे मेरे लिए। तो उसके चक्कर में मैंने ये परीक्षा दी। परीक्षा में 1 नंबर कम आया, तो आईएएस नहीं मिला, आईपीएस मिल गया। इसलिए मैं आपके सामने एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर बैठा हूँ। तो कुल मिलाकर ये है कि माताजी ने जो कहा था तो कि यस। विदेश नहीं जाना है। हाँ। लेकिन सर एक बात और भी आती है कि त्रिची से एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद यस। आप धीरूभाई अंबानी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बने। करेक्ट। तो सर अचानक से जो है फिर आईपीएस ऑफिसर बने आप। जी। तो जो बीच का जो समय था जब आपने धीरूभाई अंबानी के साथ जो व्यतीत किया, जो उनके साथ रहे, सर उनके अनुभव क्या रहे थे? जी। मैं उनके साथ लगभग 2 वर्ष रहा, और बिना किसी संकोच के मैं बोल सकता हूँ कि महान व्यक्तित्व थे वो, और उनका बहुत बड़ा विज़न था, और उस विज़न को प्राप्त करने के लिए उनके पास एक बहुत अच्छा प्लान था, और बिल्कुल नॉर्मल भावना से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया। तो एक महान व्यक्ति तो थे, मैंने उनसे बहुत सीखा, और उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, और बहुत सारी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे समस्याओं का समाधान करना है, कैसे हँसते हुए भी प्रॉब्लम का सामना करना है, वो सब बहुत चीज़ें मैंने उनसे सीखी। तो वो बहुत एक महान व्यक्तित्व थे, और उनके साथ रहकर मेरी पर्सनैलिटी में अगर थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है, तो वो उनसे मेरे को बहुत सीखने को मिला। तो सर उस समय लेट 80s की बात है ये। ये हाँ 90s, हाँ, लेट हाँ 80s एंड लेट 90s। 80s और 90s के यस, बीच की अर्ली बात है। 90s, यस। सर उस समय धीरूभाई अंबानी और रिलायंस ग्रुप मतलब लोगों के बीच में एक आदर्श था। लोग नौकरी चाहते थे कि काश मेरी नौकरी जो है वो रिलायंस में लग जाए, जी। और आप तो धीरूभाई अंबानी के सहयोगी थे। तो इतना लाव लश्कर, पैसे की कमी तो होगी नहीं, लेकिन उसके बाद भी आईपीएस बनने की इच्छा जो है वो मतलब रह जाती है क्या? हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स दैट इज़ हर हर चीज़ का अपना महत्व होता है ज़िंदगी में, मेरा ऐसा मानना है। आपकी अपने पैसे का भी महत्व होता है, आपकी पोज़ीशन का भी होता है, आपकी आपके मानसिकता का भी होता है, सब चीज़ का आपको असर होता है। मैं एक्चुअली उस समय ऐसी स्थिति में था कि मैं आगे पढ़ना चाहता था, और मैं ये चाहता था कि मैं अपना मास्टर्स करूँ, मैं आगे पढूँ, तो इसलिए मैं विदेश जाना चाहता था, जैसे मैंने आपको बोला। तो पर वो माँ के लिए मैंने दिया। मैं एक सिविल सर्विस बैकग्राउंड से था, मेरे फादर एक ऑफ़िसर थे, हमारी पूरी परिवार में सभी लोग जितने भी हैं, मेरे नाना के साइड में, मेरे दादाजी के साइड में, जो भी हमारे निकट परिवार के थे, सभी सेवा में थे, किसी न किसी सर्विस में थे। तो मेरा तो वही माइंडसेट था, आउटलुक था, आज भी वही है। तो बिज़नेस और बिज़नेस फ़ील्ड को में जाना मुश्किल है, तो इसी मेरे लिए, फॉर अ पर्सन लाइक मी, तो इसीलिए मैंने फिर सेवा चुनी, और मेरे को धीरूभाई अंबानी जी ने मना भी किया कि तुमको अपना बिज़नेस करना चाहिए, ऐसा ये आप मत करो, मत जाओ सेवा में। अपने पिताजी का समय अलग था, अब समय अलग है, इमेजिन 90s में, बट फिर भी मैंने यही चुना, और आई थिंक इस पूरी यात्रा के बाद मैं इतना बोल सकता हूँ कि आई थिंक मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया। सर एक कोई अनुभव जो धीरूभाई अंबानी के साथ आपकी जब मुलाकात होती थी उस समय, कोई ऐसा इंसिडेंस हाँ, जो? मैं एक्चुअली बहुत उम्र में छोटा था, मैं 22-23 साल का तो था, तो वो मैं उनके साथ, उनकी एक ब्लैक कैडिलैक होती थी, गाड़ी थी उनकी, एक सिग्नेचर व्हीकल। तो धीरूभाई अंबानी जी, जब मैं उनके साथ काम किया तो थोड़ा उनका स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आई थी, उनको पैरालिसिस हो गया था। तो वो 12 बजे ऑफ़िस आते थे, मेकर चेंबर 4 में हमारा ऑफ़िस था, और वो 12 बजे आते थे और 4 बजे वापस जाते थे, उनका फ़िक्स टाइम था।
और उनके पास एक काली रंग की कैडिलैक गाड़ी होती थी जो नीचे खड़ी रहती थी। अगर आप कभी जाओ और वो गाड़ी देखो तो आपको पता होता था कि धीरू भाई जी अपने ऑफिस में हैं। तो जब वो वापस जाते थे कभी कभी मेरे को गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जाते थे। उनके साथ बैठ के मैं जब जाता था तो अब वो तो धीरू भाई अंबानी थे। अब किसी भी लाल बत्ती पे जब गाड़ी रुकती थी तो आसपास की जो गाड़ियां आके खड़ी होती थी वो ऐसे जब देखते थे वो तो अरे ये धीरू भाई, तो वो सब ऐसे देखने लग जाते थे। अब उनके लिए तो नॉर्मल चीज थी, वो तो खुद ही थे। मेरे को बड़ी अच्छी लगता था जैसे कि मैं ही कोई स्टार बन गया मैं क्योंकि धीरू भाई अंबानी हाँ, की गाड़ी में उनके साथ तो छोटा भी था उम्र में, तो मेरे को बड़ा प्रसन्नता होती थी। तो मेरा भी ऐसा सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता था मेरे बड़ा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनके साथ वो गाड़ी के में जब मैं जाता था। और मेरे को पूरे रास्ते वो मेकर चेम्बर से कफ परेड में रहते थे वो, वहाँ पे जाके रास्ते भर मेरे को कुछ ना कुछ वो एडवाइस देते रहते थे कि तुमको बिजनेस करना चाहिए। और मैं भी करता था। मैं तो गुजराती आदमी हूँ पर मैं मिर्ची का खाना खाता था। जब मैं जाता था साउथ में, आंध्रा में, मेरे को अपना कपड़ा बेचना है, ऐसे करके मेरे को उदाहरण देते रहते थे, वो मोटिवेट करते रहते थे। तो वो जो मेरे पल थे उनके साथ, जब मैं वाहन में उनके साथ ऑफिस से लेके घर तक कभी कभी जाता था, तब मेरे को वो बहुत आज तक याद हैं। और एक एक मतलब बिल्कुल मेरे सामने वो जब दृश्य आता है तो मेरे को बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत वो मेरे यादगार पल थे। ऐसे बहुत सारे थे, वो आपने एक बोला तो फिर वो बहुत मेमोरेबल था। तो फिर सर ये एक बात, मतलब ये बात सही हो जाती है कि एक, अब ये मिथ्या है कि ये बात सत्य है कि प्रशासनिक व्यक्ति अपने बच्चों को प्रशासनिक व्यक्ति ही बनाना चाहता है या फिर उनके बच्चे भी बनना चाहते हैं? क्योंकि धीरू भाई अंबानी अगर आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि व्यापार करिए जी, तो कोई भी व्यक्ति उसमें कोशिश कर सकता है, लेकिन सर इसको आप कितना सही मानते हैं? मेरे को नहीं लगता कि प्रशासनिक वो तो अपने अपनी बात होती है जैसे आप सोचते हो। हमारे साथ के बहुत सारे अधिकारी थे, मेरे फादर के साथ के जो थे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, तो उनमें से तो कोई भी नहीं आया प्रशासनिक सेवा में। बहुत एक आध कोई आया होगा बट ज़्यादा तो आए भी नहीं। तो वो तो व्यक्ति की पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप बड़े होते हो तो अगर आपको इच्छा है आज तो आप करते हो, बट ये जरूरी नहीं है कि आप को सब कुछ वो रहता है कि हम यही करें। डिपेंड्स ऑन योर मानसिकता। तो मेरे को अच्छा लगता था और मेरी माँ ने बोला तब मैंने दिया। वैसे भी मैं शुरू से डिसाइडेड नहीं था कि मैं ये करूँगा, कि मेरे को तो प्रशासनिक सेवा में ही आना है। और ना मेरे मदर फादर की तरफ से मेरे को कोई ऐसा प्रेशर था शुरू से कि तुमको ये करना है। वो तो बाय चांस बाद में हुआ क्योंकि मैं विदेश जा रहा था, माँ नहीं चाहती थी मैं जाऊँ, तो क्या विकल्प देना, तो उन्होंने ये विकल्प दे दिया और मैंने उसको ले भी लिया और ये हो गया। तो इट इज़ जस्ट डेस्टिनी। तो आपकी किस्मत है, आप कहाँ जाओगे, कैसे करोगे, अल्टीमेटली ये तो समय के अनुसार चीजें तय होती है। आई एम श्योर। कभी मेरे प्लान में तो कभी नहीं था कि मैं ऐसा बनूंगा। ना मेरे मदर फादर की तरफ से मेरे को कोई ऐसा सुझाव था या डायरेक्शन था कि आपको तो प्रशासनिक सेवा में जाना है। अब दूसरे विषय पर आते हैं कि आप वेब सीरीज देखते हैं? हाँ, कभी कभी देखता हूँ। यस, नेटफ्लिक्स, यस। तो सर आज के समय देखा जाए तो वेब सीरीज में लगातार जो कंटेंट है वो पुलिस और पुलिसिंग पर आधारित है। जैसे कि आप स्पेशल ऑप्स देखिए, अभी आई है मूवी, या फिर फैमिली मैन देखिएगा, या फिर पाताल लोक जो हथौड़ा त्यागी। तो आपकी भी जर्नी लगभग लगभग 35 साल पुरानी तो हुई चुकी है, 35 साल का अनुभव आपके पास है जी। तो कोई केस जो आप सोचते हो कि हाँ इस केस पे बहुत जोरदार डॉक्यूमेंट्री या इस केस पे बहुत बढ़िया वेब सीरीज बन सकती है, तो वो बताइए सर। वेब सीरीज बनाने आप किसी केस को बड़ा कर दो तो वेब सीरीज का रूप भी ले सकती है। बट मेरा ये कहना है कि मैं इतने सारे केसेस मैंने देखे हैं कि उन सारे केसेस का संकलन करके एक बढ़िया वेब सीरीज बन सकती है। मतलब डिफरेंट, क्योंकि मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है वैसे उसमें, और मेरी एक चाहत भी थी वो कि मैं जो ओल्ड केसेस ऑफ मर्डर होते हैं, जो बंद हो चुके होते हैं, मर्डर के प्रकरण, हत्या के प्रकरण, उनको पुनः खोल के मैं उनको सुलझाने का प्रयास करता था। ऑपरेशन उजागर मैंने उसको नाम दिया था। तो उसमें मैंने 110 प्रकरण निकाले हैं जो पुराने थे, 5 साल पुराने, 10 साल पुराने। बट उनको अगर आप उनमें से जो केसेस हैं जो इतने इंटरेस्टिंग हैं, अगर उनका संकलन करो और एक वेब सीरीज बनाओ तो आई थिंक इट विल बी वेरी लाइक्ड। एंड बड़ा अच्छा मॉडल भी होगा पुलिसिंग का कि पुराने केसेस को आप सॉल्व करो ताकि पुराने अपराधी पकड़े जाएं। एक जो विक्टिम की फैमिली है उनको उनका वो मिले रिट्रीब्यूशन कि भाई हमें सालों बाद मिला बट हमें न्याय तो मिला। और तीसरी बात है जो आपराधिक तत्व के खिलाफ समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छा कर रही है। तो बहुत सबको देखते वो बहुत अच्छा ऑपरेशन था जो हम करते थे
और पर उसमें स्टोरीज भी जो निकल के सामने आई, वो सम ऑफ देम वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है, बहुत रोमांचक है। सर ये सवाल जो है वो जी। सिर्फ मेरे नहीं, हम्म, हमारे ऑफिस में जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उनके सवाल है, कुछ बाहर के लोगों के सवाल, जनता के जो हमारे दर्शक हैं उनके सवाल, उनका ये कहना है कि साहब वरुण कपूर साहब जो है, जी। तो केसेस कम हो गए थे क्या? उन्होंने जो दबे हुए केसेस, दबी हुई फाइल्स थी, उनको खोल के निकालने लगे? हम्म। क्योंकि अमूमन तो होता ये है कि टेबल पे जितनी फाइल्स हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। यस। तो लोगों ने थोड़ा सा सरकाजम वे में पूछा कि केस कम हो गए थे क्या? कम ही तो है नहीं है केसों की, लेकिन उसके बावजूद भी फाइल हाँ, खोली गई। हमारी इस गतिविधि के बाद केसेस कम होने लगे, ये पक्का है। मैं सीहोर में एसपी था, उसको मैंने उस समय इसको एनालाइज भी किया था। तो सीहोर में जब मैं एसपी बना, तब सीहोर में मैंने देखा कि एवरेज मर्डर जो होते हैं, हत्या के प्रकरण, उस समय, ये 2002-3 की बात है, उस समय हर साल वहाँ पे 40 से 45 मर्डर होते थे एवरेज। और हमने जब ऑपरेशन उजागर चालू किया और वहाँ पे हमने उसको प्रेस में आता था, मीडिया में लोगों तक संदेश पहुँचता था, तब ये सामने आया कि उस जिले में उस एक साल 2 मर्डर हुए सिर्फ। जस्ट इमेजिन, एक जिला जहाँ पे 45 मर्डर का एवरेज होता है, कभी 50-40 हो जाए, कभी 50 हो जाए, वहाँ पे इस ऑपरेशन एंड इसकी सूचना लोगों तक संदेश पहुँचने के बाद सिर्फ 2 मर्डर रह गए। ये बाय चांस नहीं है, ये बाय सम एक्शन है। तो इसीलिए ज़रूर बाद में मर्डर ज़रूर कम हुए, बट डेफ़िनेटली ये नहीं था कि हमारे पास मर्डर या काम कम था तो हमने वो किया। वो हमने अतिरिक्त किया अपने काम के साथ, ताकि जैसे मैंने बोला, पुराने अपराधी भी पकड़े जाएँ और एक अच्छा संदेश समाज में जाए, और जो विक्टिम की फैमिली है उनको थोड़ा न्याय मिले। तो इट वाज़ अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन द फ्यूचर, द कि क्राइम नंबर्स आपके कम होने लगे। कुल मिलाकर जो दबंग हैं, जो पुराने अपराधी हाँ। हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि फाइल तो बंद हो ही गई है, अब कौन खोलेगा? हाँ। तो उस पर शिकंजा लगना शुरू हो गया था। यस, नहीं, एक और चीज़ है, जो लोग मर्डर या हत्या प्लान करते हैं, एक होती है आकस्मिक हत्या, किसी 2 लोगों की लड़ाई हो गई किसी विषय पे और किसी ने कुछ किया तो एक व्यक्ति मर गया, ये होता है, ये आकस्मिक इवेंट होता है। बट कुछ प्लान्ड होते हैं कि किसी कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे बोलते हैं ना, कि आप योजना बना के हत्या करते हो। तो ये योजनाबद्ध हत्या जो होती हैं, उसमें जो हत्यारे होते हैं वो इस उद्देश्य से तो नहीं करते कि हम पकड़े जाएँगे। वो अपनी तरफ से तो सब ऐसा करते हैं ताकि वो ना पकड़े जाएँ। तो जब वो देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं या मीडिया के थ्रू आता है उन पे जानकारी कि 4 साल पुराने, 5 साल पुराने हत्या के केसेस सॉल्व हो रहे हैं, तो उनको डेफ़िनेटली मन में लगता होगा कि ये लोग पकड़े जा रहे हैं तो हम कैसे बचेंगे? तो ये जो प्लान्ड मर्डर्स होते हैं, वो ज़रूर उसमें गिरावट आई, क्योंकि ये हमारी गतिविधि चली। सर कोई एक ऐसा केस जो आज तक आपके ध्यान में हो, और कुछ-कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो इंसान के मन में कभी भी उत्पन्न होने हुँ, लगती हैं, कि हम किसी भी विषय के बारे में सोच रहे हैं और सोचते-सोचते वो घटना याद आ जाती है। हुँ, तो दिमाग घूम जाता है। कुछ एक ऐसा केस कोई हो जो आपने सॉल्व किया हो, जो अभी तक हुँ। आपको याद आता हो? मेरे को तो बहुत केसेस याद आते हैं। कोई एक जो जो जनता भी जानना चाहे और जो सच में मतलब। हाँ, ऐसे बहुत केसेस हैं, ऐसे तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं। अब आपने पूछा एक, तो मैं एक बता देता हूँ नहीं, आपको। आप बताइए हाँ, जितने हाँ। आपको बताने हैं नहीं, वो सर। तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। तो उसमें इंदौर का है ये। इंदौर में मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर के पद पे था। तब सिर्फ़ इंदौर शहर में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता था, उसको बोलते थे एडिशनल एसपी सिटी। तो पूरे शहर को कंट्रोल करते थे। तो उस समय मैं उस पद पे था और सर्दी का मौसम था। इट वाज़ दिसंबर 24 ऐसे कुछ तारीख थी, या 23 दिसंबर था। हमें एक रिपोर्ट मिली, मेरे एसपी साहब थे मिस्टर रुस्तम सिंह बोल के, जो बाद में मंत्री भी बने मध्य प्रदेश शासन में, स्वास्थ्य मंत्री हैं। रुस्तम सिंह साहब अवकाश पे थे, तो मैं एक्टिंग पुलिस अधीक्षक भी था उस जिले का। तो रात को लेट एक सूचना मिली, बिलावली तालाब बोल के एक इंदौर के पास एक तालाब है। हाँ, हाँ। अब तो वहाँ पे पूरा शहर बन गया, पहले वो शहर के थोड़ा बाहर थी, तो लोग पिकनिक-विकनिक मनाने वहाँ जाते थे। तो रात को सूचना मिली कि एक लड़का ने रिपोर्ट करी है कि उसको कुछ, वो अपनी मंगेतर के साथ उस तालाब में शायद शाम को घूमने गया था, और कुछ लोगों ने उस पे हमला किया, मतलब लुटेरों ने, और उस लड़की को भी चाकू से मारा और इस व्यक्ति को भी मारा, और वो बच्ची तो मर गई, और ये लड़का किसी से तरीके से मेन रोड पे पहुंचा, वहां से किसी ट्रक के माध्यम से वो अस्पताल पहुंचा, चौइथराम अस्पताल, और ये घटना हमें जानकारी मिली। तो लूट की घटना प्रतीत होती थी कि लुटेरों ने इन दोनों बच्चों पे हमला किया, और एक तो मर गई बेचारी लड़की, और इसको भी गंभीर रूप से घायल हुआ, इसका ऑपरेशन हुआ, ये ठीक भी हो गया।
उससे हमने स्टार्ट किया उस केस की तहकीकात। बड़ा सेंसेशनल केस बन गया बिकॉज़ वो लड़की छोटी थी उम्र में, 20 साल की थी। उसकी शादी होने वाली थी 3 साल बाद, 3 दिन बाद। तो ये आखिरी समय था जब जाते हैं ना घर से बाहर, उसके बाद मेहंदी लग बिल्कुल जाती है तो बिल्कुल आप घर के बिल्कुल। बाद, तो आखिरी शाम थी जब वो जा सकते थे और ऐसी घटना घट गई। और वो वहाँ काफ़ी सनसनी हो गई, बिकॉज़ पेपरों में आने लग गया। कई ऐसे केसेज़ होते हैं जो लोगों की इमेजिनेशन को कैच कर लेते हैं और फिर बहुत इंटरेस्ट जनरेट होता है उसमें, व्हिच इंक्लूड्स मीडिया इंटरेस्ट। और ऐसे बहुत सारे केसेज़ हुए, आप भी जानते हैं, आरुषि बिल्कुल हत्याकांड था, बिल्कुल ऐसे है। तो बिल्कुल। वो उनमें से एक बन गया था। रोज़ मैं जाता था ऑफ़िस, उस समय ज़्यादा सोशल मीडिया तो था नहीं, पत्राचार बहुत होता था। तो हमारे टेबल पे ना 10, 20, 25 पत्र आते थे एनोनिमस, जो होता है ना अज्ञात, उस और विषय उसमें में। लोग एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे। बस उनको मालूम था पुलिस ट्राई कर रही है सॉल्व करने का, तो वो हर लीड को फ़ॉलो करेगी। तो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि दूसरों को फँसाने के लिए ना, कि बोले इनने किया है, ये इसलिए किया है। उनको मालूम है पुलिस जाके पूछताछ तो करेगी, तो ऐसे करके बहुत सारे हमें पत्राचार होता था। इट बिकेम वेरी सेंसेशनल। तो अब 2 उसमें एंगल थे, मेरे को तो शुरू से यही था। एक कि एक्चुअली किसी लुटेरे ने किया है और लुटेरों ने किया है और ये घटना को अंजाम दिया है। दूसरा है कि उस लड़के ने किया है, बिकॉज़ उन दोनों के साथ कौन, 2 ही अकेले थे। वो बच्ची तो मर गई और ये ज़िंदा है। अब इसने जो घटनाक्रम बताया, वो हम मान रहे हैं, और तो वो सही भी हो सकता है, वो सही नहीं भी हो तो सकता है। प्रथम दृष्टया वो लूट जैसी हाँ, प्रथम वो जो तो आप भी लूट किए बता थे। रहा था। अब फिर हमने उसको, अरे लंबी कहानी है, बट हमने उसको बड़े साइंटिफिक तरीके से और मेडिकल एविडेंस के आधार पे, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे, इसके अपने बॉडी पे जो एविडेंस था उस लड़के का, उसके आधार पे हम उसमें चले। और कहानी तो बहुत लंबी है, बट मैं अल्टीमेटली हमने, नहीं, बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। बताऊँ हाँ हाँ, कोई इसमें दिक्कत एक्चुअली क्या था कि मैं उस लड़के को मिलने गया। जब वो अस्पताल में था, तो उसका वो उसका ऑपरेशन हो गया था, वो रिकवर कर रहा था। तो उस मैं तो सिविल क्लोथ में गया था। बाद में वहाँ एक डॉक्टर भी थे, वो बाद में मेरे मित्र भी बने बाद में, उस समय मैं उनको जानता भी नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बाद में बताया था कि जब आप आते थे, मैं 1-2 बार गया, तो वो बहुत घबरा जाता था, पसीने-पसीने टाइप हो जाता था जब आप जाओ। तो ये उसने बाद में बताया डॉक्टर ने मेरे को। बट एनीवे, मैं जब एक बार गया उनसे मिलने, उस लड़के से, तो उसने बताया था कहानी के पार्ट में कि एक किसी ने, हम लोग दोनों वॉक कर रहे थे, शाम हो गई थी, लेट, मतलब बाकी कोई थे नहीं वहाँ पे, तो किसी ने पत्थर आया एक, और वो पत्थर मेरे सर पे लगा और मैं नीचे गिर गया। फिर ये लुटेरे आए, फिर उन्होंने ऐसा लूट-पाट करी, मेरे को भी मारा, उसको भी मारा। तो उसके लड़के का मैंने माथा देखा जहाँ वो बोल रहा था पत्थर लगा। अब वो माथे में क्या था, स्वेलिंग थी, मतलब ऐसे स्वेलिंग आगे की तरफ चोट थी। अब वो छोटी-सी बात है, बट आपको ये नोटिस करना एज़ अ पुलिस ऑफिसर, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है घटनास्थल पे, व्यक्ति के शरीर पे क्या चोटें हैं, क्या चीज़ें पड़ी हैं। घटनास्थल बोलता है, ऐसे बोलते हैं, मैं तो हमेशा मानता हूँ। आपको सब कुछ वहाँ मिल जाता है या व्यक्ति से मिल जाता है। कभी-कभी नहीं भी मिलता है, बट ज़्यादा अगर आप ध्यान से देखो तो एवरीथिंग इज़ देयर। तो इस लड़के को जब मैंने देखा तो स्वेलिंग थी। अब ये बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन है, बट बहुत कारगर। तो मैंने उससे बोला कि यार तुम बताओ, किसी पत्थर को किसी ने फेंक के मारा? क्योंकि अगर पत्थर मैं आपको मारूँ, तो पत्थर मूव कर रहा है और आपका हेड स्टेबल है, तो जब चोट लगेगी तो अंदर की तरफ जाएगा, है ना? इंजरी विल बी इनवर्ड्स, बिल्कुल। बिकॉज़ योर हेड इज़ स्टेबल एंड द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। इसका था स्वेलिंग। अब आप जाके अपना सर दीवार पे मार दो या पत्थर पे मार दो, तब क्या होगा? ये तो स्टेशनरी है, आपका हेड मूव कर रहा है, तो वो आती है स्वेलिंग। बाहर की तरफ। हाँ, उसकी थी स्वेलिंग, एंड ही वाज़ सेइंग दैट आई हैव, मेरे को पत्थर फेंक के मारा। तो जब मैंने उससे पूछा कि आपने सर पत्थर पे मारा कि किसी ने तुम्हें पत्थर मारा? तब वो घबरा गया। नहीं, 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 मेरे को तो किसी ने पत्थर मारा। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को हमने संकलित किया। फिर कपड़े देखे, जो लड़की के कपड़े थे। अब वो बच्ची ने एक जीन्स पहनी थी और एक व्हाइट टी-शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर स्वेटर पहना था, क्योंकि विंटर का टाइम था। अब उस लड़की की बॉडी पे 4 स्टैब आगे थे और 4 स्टैब उसके पीछे थे, मतलब स्टैब वुंड, छुरी से मार छुरी दिया। से मारा। अब पीछे जो उसका बॉडी है, जो कपड़े हैं, व्हाइट टी-शर्ट उस बच्ची ने पहनी थी, तो उसके व्हाइट टी-शर्ट में खून था और स्वेटर पे भी बहुत सारा खून था। पर आगे जो 4 स्टैब थे, उसमें कोई खून नहीं था, टी-शर्ट व्हाइट थी और स्वेटर में भी कोई खून नहीं था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका खून निकले, सब नीचे बह जाए, ऊपर कुछ लगे ना, कुछ तो लगेगा। उसमें कुछ भी नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से तब पूछा था कि ये कैसे हो गया? कि ये 4 स्टैब तो हैं, बट खून कुछ है नहीं। तो फिर उसने मेरे को बताया कि सर, अगर आप किसी डेड बॉडी को स्टैब करो, तब खून नहीं निकलता, और जीवित व्यक्ति को करोगे तो ऑब्वियसली खून निकलेगा। तो दैट मीन्स वो जो उसके 4 आगे के वुंड्स थे, वो एंटीमॉर्टम नहीं थे, पोस्टमॉर्टम थे, मतलब मरने के बाद के थे। बात। तब मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि मरने के भी कितने देर बाद? ऐसे थोड़ी कि कोई अभी व्यक्ति मर गया तो आपने उसको स्टैब किया तो उसका कोई खून नहीं निकलेगा।
तो ही से नहीं सर, वो आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक टाइम लगता है। कई लोगों का जल्दी हो जाता है, कहीं का बॉडीज में देर लगती है, बट आधे घंटे से लेके 2 घंटे का गैप तो होना पड़ेगा आफ्टर डेथ, क्यों पानी फिर खून पानी बन जाता है ना, देन देयर इज नो ब्लीडिंग। तो ही टोल्ड मी दैट। अब बताइए उस डेड बॉडी के साथ उस बच्ची के कौन था आधा घंटे बाद जो उसको फिर स्टैप करेगा? लुटेरा तो नहीं करेगा, वो तो आएगा अपनी लूटपाट करेगा, जो भी मारने चला मारेगा और जाएगा। चले जाएगा। कौन उसके साथ बैठ के आधे घंटे बाद फिर मारेगा उसको? तो ऐसी चीजों को हमने संकलित किया, बहुत सारा एविडेंस हमने बनाया। फिर ये जब डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से तब इसको हमने पूछताछ करी। वो भी बहुत कड़ी पूछताछ, मतलब बहुत लंबी पूछताछ हमको करनी पड़ी। अल्टीमेटली उसने अपना जुर्म कबूला। उसी ने मारा था, ये पूरी कहानी उसने बनाई थी, अपने आप को ही मारा था। उसको बोलते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी में क्या होता है, वो जो एंगल ऑफ एंट्री होता है, आप अपने आप को मारोगे तो वो हमेशा ऊपर जाएगा, फ्रॉम नीचे से ऊपर ऐसे जाता है वूंड। अगर कोई आपको मारेगा तो या तो सीधा होगा या फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, कोई दूसरा आपको ऐसे करके नहीं मारेगा। तो वो सब एंगल ऑफ एंट्री होता है, फिर वो सब देख के मेडिकल ओपिनियन लेके, एक उसका वुंड बहुत गहरा हो गया था, बिकॉज गलती अपने आप को मारा तो गलती से उसने ज़्यादा कर दिया, तो हो सकता था कि वो मर भी जाता, पर वो बच गया। मर जाता तो फिर हमारे पास कोई ऐसे तरीके नहीं होते कि हम एविडेंस पूछताछ सारे नहीं के कर सारे। पाते। हाँ, जी। बट होना था। उसको हमने पूछताछ से उसको उसने कबूला, सारा एविडेंस हमने प्रस्तुत किया, कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा भी दी इस आधार पे। तो ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर केस, मतलब ऐसे याद एक एक चीज़, और भी बहुत चीज़ें थी तो विच प्रूव्स कि अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से देखो और उसको बिल्कुल विधिवत काम करो तो बहुत कम चांस है कि एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर के शिकंजे से अपराधी बच सके। ये जो सवाल हुआ और जो आपने उसका उत्तर दिया और जो आपका अनुभव बताया, ये एक केस स्टडी है। यस इट इज। जो लोग इस अनुभव को देखेंगे तो उनके कई सारे जो सवाल हैं मन में वो क्लियर हो बिल्कुल। जाएंगे। जैसे कि अभी सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी वाला ये जो मामला हुआ था, शायद उसके बाद आपकी ये जो पुराना जो एक अनुभव है वो शायद मैचेस, तो दिस इज उल्टा, उसमें इसने अपनी मंगेतर को मारा था, उसमें उसने अपने हस्बैंड को मारा। बट पर केसेस आर वेरी, मतलब इट्स नॉट ओनली मर्डर। पर आप जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने सेशंस लेता हूँ तो मैं सब जो लोग उपस्थित होते हैं उनसे मैं ये पूछता हूँ कि आप किसी भी प्रकरण को अगर आपको सुलझाना है तो तरीका क्या है? एक, कि आप घटनास्थल पे जाओ, वहाँ पे आपको सबूत मिल जाएँ, और या फिर आप वहाँ से चीज़ें एकत्रित करके और फिर आप अपराधी तक पहुँच जाओ, ठीक है? पर सपोज़ आपको सबूत ना मिले, आपको वहाँ पे लोगों के बयान प्रॉपर ना मिले, आप अपराधी तक नहीं पहुँच पाओ उस माध्यम से, फिर भी आप अपराधी को पकड़ना है, तो फिर कैसे पकड़ोगे? आप बताओ? जो वहां पर एक तरीका है, घटनास्थल को देखो, सबूत एकत्रित करो और लोगों से, आसपास आई विटनेस हैं जो भी मिले, और फिर आप अपराधी तक पहुंच जाओ। और अगर आपको ये सब ना मिले और फिर भी अपराधी तो पकड़ना ही है, ऐसे थोड़ी कि नहीं मिले तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कौन सा तरीका बचता है? कोई और तरीका है? तो वो तरीका रिवर्स, कि आप पहले अपराधी को पकड़ो बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन, एंड देन उससे पूछताछ पे फिर आप ये सब चीज़ें जानो जानो और फिर एकत्रित करो। जैसे मैं आपको केस बताता हूँ, वो भी इंदौर का ही है। एक पाकीज़ा बोल के शोरूम है वहाँ पे, है ना? और वहाँ पे साड़ी का बहुत बड़ा शोरूम है, ये भी अब 90 की दशक की बात है। तो राजानी बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में उनकी दुकान है। तो वहाँ जब मैं पदस्थ था, एडिशनल एसपी सिटी ही था, तो उनकी दुकान में चोरी हो गई, वो थी बेसमेंट में। तो वहाँ पे हम लोग गए, बड़ी चोरी थी। तो वहाँ पे ताले टूटे थे और वो गया था, सामान गया था, पैसा गया था, जो भी गया था, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही थी कि गई थी। बट वहाँ पे कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। आपको किसी परिसर में घुसना है कि या तो अंदर चोरी हो जाए या कोई मर्डर हो जाए, तो कोई एंट्री पॉइंट होना पड़ेगा। एंट्री पॉइंट भी अगर नॉर्मल किसी ने दरवाज़ा खोल के किसी को अंदर कर दिया, तो वो तो जान-पहचान वाला व्यक्ति है। फोर्स्ड एंट्री मतलब कोई ताला तोड़ के, ग्रिल हटा के, व्हाटएवर, वो ऐसा कोई एंट्री पॉइंट वहाँ नहीं था। बट चोरी तो हुई थी और सामान तो गया था। तो अब क्या करें? हमने बहुत जाँच-वाँच करी, हमें तो कोई सबूत नहीं मिला कि कैसे अंदर आया होगा। तो उस समय सीसीटीवी कैमराज़ एंड ऑल भी ज़्यादा नहीं होते थे प्रचलन में, तो वो भी एविडेंस नहीं था। फिर भी हमने चोर को पकड़ा। अब कैसे पकड़ा? हमने इंटेलिजेंस गैदर किया कि आसपास के जो चोर हैं, जो लोग ऐसे रिकॉर्डेड हैं, वो लोग उनके बारे में कोई जानकारी मिले। तब हमें जानकारी मिली कि 2-3 लोग हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सडनली पैसा आ गया। तो फिर हमने उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ करी, फिर उन्होंने चोरी करना कबूला। तो ये उल्टा तरीका हो, मतलब अदर्स राइट, एक तो उधर से जाओ घटनास्थल से, एक आप अपराधी की तरफ से आओ। बिल्कुल। तो उसने हमने पकड़ा, तो मैंने उनसे पूछा ये बात कि भाई तुम अंदर कैसे घुसे, ये तो बताओ। तो जस्ट सी इन अपराधियों की कितने इंजीनियस होते हैं ये लोग।
उस बिल्डिंग 4 मंजिल की बिल्डिंग है शायद वो, उसके ऊपर एक एसी यूनिट लगा था, सेंट्रल एसी का जो होता है ना, तो उससे डक्ट होते हैं बड़े-बड़े, तो उस डक्ट से एसी की हवा उस दुकान में लाई जाती थी, चौथी मंजिल। तो ये लोग ऊपर चढ़े और वो डक्ट जो होता है, जो बड़ा-सा होता है जिससे हवा आती है, उसके सहारे वो ऐसे हाथ के बल वो नीचे आए। अब वो जो डक्ट होता है उसमें इंसुलेशन होती है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल होती बहुत है। चिकना होता है वो, एक फिसले तो सीधे नीचे 4 मंजिल, बट वो आए नीचे उसी में से, और उन्होंने चोरी-वोरी करी। फिर मैंने कहा, यार तुम नीचे तो आ गए चलो, ऐसी वापस कैसे गए? वापस कैसे गए? ऊपर चढ़ना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ वो इतना चिकना होता है, नीचे तो फिर भी आप किसी तरह से वो पकड़-पकड़ के या सपोर्ट करके आ गए, बट ऊपर चढ़ना इज़ इम्पॉसिबल। ऐसे तुम ऊपर कैसे गए? तो ऊपर जाने के बोलते हैं कि हम तो ऊपर क्या है, वेरी ईज़ी, हम दुकान तो बहुत बड़ी थी, हम नीचे छुप गए। सुबह जब उन्होंने ताला खोला, कस्टमर आए तो हम कस्टमर के साथ बाहर निकल गए। एग्ज़िट हो गया। तो दिस इज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल पुलिसिंग में कि आपको कैसे अपराधी तक पहुँचना है। आपको तरीके अच्छे जानकार होके फिर आप कर सकते हो, बट यू हैव टू मेहनत बहुत करनी पड़ती है। नहीं सर, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, मतलब मेहनत एक-एक केस में, और केस बिल्कुल। कितने होते हैं। एक-एक केस में इतना आप टाइम दे सको और उसमें मेहनत कर सको, तब आप ज़रूर सफल होगे। बट क्योंकि इतने सारे केसेज़ हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो कभी-कभी नहीं कर बिल्कुल। पाते। सर वही वाली बात है कि एक-एक केस में इतना टाइम देना पड़ता है। हाँ, उसके बावजूद भी बंद केसेस खोलने पड़ते हैं। हाँ, ये दूसरा स्टेज हो और गया। हाँ, वही वो बड़ा टास्क है। तो यस। ये दूसरे केसेस खोलने पड़ते हैं और इतने ज़्यादा केसेस खोले जाते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। हाँ, तो सर ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया था? वो वो तो काम से, लोगों के सैटिस्फैक्शन से होता है। जितने आप जब करते हो और लोगों से आपको जो मिलता है ना सम्मान एंड एप्रिसिएशन, तो यू गेट मोर मोटिवेटेड। वो तो उधर से ही आता है। जैसे एक केस मैंने सॉल्व किया था इंदौर में, वो भी एक लड़की थी, उसका मर्डर को उसके हस्बैंड ने किया था और हस्बैंड ने मर्डर करके अपने कंपाउंड में उसको गाड़ दिया था। 5 साल बाद उसकी लाश मिली। वो बच्ची के 4 भाई थे, वो बड़वा की रहने वाली थी और एक ही बहन थी उनकी, और बहुत दुखी, 5 साल तक नहीं मिला तो वो दुखी हुए होंगे। तो जब ये सॉल्व हुआ तो ये चारों भाई मेरे को मिलने आए। मैं तो उनको जानता भी नहीं था, हमने तो उसको सुलझाया मर्डर को। तो ये 4 आदमी आए और उन्होंने पर्ची भेजी, तो मैंने इनको अंदर बुलाया, तो ये आए और इन्होंने मेरा पैर पकड़ के रोते रहे, रोते, तो मैंने बोले, मैंने आप कौन हो आप लोग? मैंने उनको खड़ा किया, मैंने आप बैठो, तो उनने बोला कि ये हमारी बहन थी। मैंने सोचा वो इतने भावुक हो गए कि उनकी बहन का हत्यारा पकड़ा गया, तो मैंने उनको बिठाया, उनको चाय पिलाई, उनको बोला आप बैठिए जाइए। ये तो साहब हमें ये तो खुशी है कि आपने उसको पकड़ लिया, अपराधी को। हमको तो मालूम था कि इसने हमारी बहन को मार दिया। ये तो हमें पहले ही मालूम था, बट वो सुलझा नहीं पाए पुलिस, और वो फाइल होके रह गया वो जो केस था, और बॉडी भी नहीं मिली हमें, क्योंकि वो तो 365 आईपीसी की धारा होती है अपहरण, तो उसका केस कायम हुआ और उसके बाद वो फाइल हो गया, क्योंकि बॉडी भी नहीं मिली। तो इसे हमको तो मालूम था इसने मार दिया है, पर आपने 5 साल बाद हमें इसकी अस्थियाँ मिल गई हमारी बहन की, तो हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे, इसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी, तो आपने तो बहुत बड़ा काम किया। तो इसीलिए मेरे को ये सब, जब आपको फीडबैक मिलता है लोगों से, तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है टू डू मोर। सर आप एडीजी नार्कोटिक्स रहे। इन दिनों ड्रग्स तस्करी काफी चर्चाओं में है मध्य प्रदेश में। तो सर ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये ड्रग्स का जो कारोबार है वो होता कैसे है सर? हाँ, यस, ड्रग्स की इंडस्ट्री ही बोल सकते हैं आप उसको। एक बिज़नेस एंड व्यापार टाइप बन गया है, इल्लीगल ड्रग्स का बिज़नेस जो है। और मैं हमेशा ये बताता हूँ कि दुनिया में जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी बिज़नेसेस हैं, उसमें नंबर 3 पे आता है ये, पैसे के मन से, जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व्ड है ये, वो नंबर 3 का लीगल एंड इल्लीगल बिज़नेस को मिला के, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लीगल और इनलीगल, ऑल मतलब टाइप ऑफ लीगल बिजनेसेस एंड इलीगल बिजनेसेस का अगर आप वो करो, रैंकिंग करो, जी। तो ये नंबर 3 पे आता है। नंबर 1 पे आता है पेट्रोलियम, मतलब ऑयल की एक्सप्लोरेशन, उसकी रिफाइनिंग, उसकी सेल, कितना बड़ा वो व्यापार है। एक नंबर 1 पे वो है। नंबर 2 पे है आर्म्स ट्रेड, जो डिफेंस के आर्म्स हैं, टैंक्स एंड प्लेन्स एंड जो बनाते हैं बड़े बड़े हथियार, उनका जो बिजनेस है वो नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे अवैध मादक पदार्थ का बिजनेस, पैसे के मन से, इतना ज़्यादा पैसा उसमें है इन्वॉल्व, और पूरे विश्व में इसका बहुत प्रभाव है। प्रदेश तो आप छोड़ ही दीजिए, पूरे दुनिया में हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ड्रग्स का अलग अलग परिवहन होता है, अवैध उनका वितरण होता है, उनका पेडलिंग होती है, स्मगलिंग होती है, और लोगों तक उसका पहुंचता है वो।
और तो वो बहुत बड़ा पैसे के मान से बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने बोला तीसरे नंबर पे। तो ऐसे बिजनेस को डील करना और उसको ध्वस्त करना और उसको कंट्रोल करना सिर्फ इन्फोर्समेंट से मेरे मान से नहीं हो सकता कि आप सारा पकड़ लो और इसको खत्म कर लो। आपको लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए ही होगा, उनको जागरूक करना ही पड़ेगा ताकि वो इससे दूर रहें। जब वो इससे दूर रहेंगे तब सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ड्रग बिजनेस को रोकने का। आप सिर्फ पकड़ धकड़ करके या उसको बंद करके, वो भी करना चाहिए, वो कि वो भी उसका एक पार्ट है इन्फोर्समेंट। और ये दूसरा होता है एजुकेशन। मतलब आप उसको लोगों को बताओ कि इसमें नहीं, इसके ये दुष्प्रभाव हैं बचपन से, उनके युवावस्था से। तो जब वो दूर रहेंगे तो अपने आप इसमें ये ट्रेड कंट्रोल होगा। अदरवाइज इट इज अ वेरी टफ टास्क बिकॉज ऑफ द इलीगल मनी जिसमें इन्वॉल्व है। सर कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे नशा करें। बचपन से ये सिखाया जाता है कि नशा करना गलत बात है, ड्रग्स लेना हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद भी अ, युवा जो है, यूथ, इसकी तरफ कैसे आकर्षित होता है, कैसे पहुंच जाता है? देखिए, युवा अवस्था में मेन चीज़ एक तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हो। जब आप दैट्स पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप, जो बड़े होने का क्रम है, उसमें हर चीज़ को एक बार देखना, हर नई चीज़ को एक बार एक्सेप्ट करना, कोई चैलेंज को कबूलना, कोई गलत काम भी हो उसको भी एक बार करके देखना, ये एक अ, बड़े होने की प्रक्रिया है। ये हर यूथ में होता है। किनों में थोड़ा ज़्यादा होता है, किन लोगों में थोड़ा कम होता है। वो होता सब में है। तो इसलिए उनको उस समय बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ मैं हमेशा बताता था अपने सेशंस में लोगों तक, जब मैं बच्चों से और लड़कों लड़कियों से बात करता था, कि इट इज़ नॉट ओनली कि आपको बोलेंगे कि आपको मज़ा आएगा, मनोरंजन के लिए ये ड्रग ले लो। ये तो एक तरीका है, वो करते हैं और लोग फँसते हैं। बट तरीके बहुत हैं। जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये ड्रग ले लो तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। जो पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये वाली ड्रग ले लो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। लड़कियों को मैंने देखा है, एक ड्रग आती है, एमडी बोलते हैं उसको, मेथाडोन। उसमें वो बच्चियों को बोलते हैं कि आपका वेट कम हो जाएगा, तो आप ले लो। अब वो थोड़ी बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग है, वो तो बोलते हैं ये दवाई एक कैप्सूल खा लो। तो अच्छा, जो एमडी है उस वो है हेरोइन जैसी, हेरोइन होती है ना जो अफीम से बनती है। वाइट कलर का जो हाँ, वो हेरोइन होती है। तो उसका जैसा इफेक्ट होता है हेरोइन का, वैसा ही इफेक्ट एमडी का होता है। तो वो आप एक बार लोगे तो आपको उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। पर आप हेरोइन जब लेते हैं, जो एडिक्ट्स होते हैं, तो उनका सबसे पहला लक्षण होता है कि उनके वेट कम होता है, क्योंकि वो खाना नहीं खा, उनको भूख नहीं लगती, तो उनका अपने आप वेट कम होता है। तो जब बच्ची को एमडी देंगे तो पहले तो एज ए टैबलेट लेगी, कैप्सूल, और उसको खाना भूख नहीं लगेगी तो उसका अपना वेट कम होगा। तो वो सोचेगी ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर वो लेने लग जाएगी। जैसी लेगी तो फिर वो एडिक्ट। और एडिक्ट मतलब वो 1 ग्राम एमडी 10,000 रुपए का आता है मार्केट में, इलीगल मार्केट में। 1 ग्राम एमडी हाँ, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए का। इमेजिन अगर वो बच्ची 1 ग्राम भी लेती है या एक दिन में, एडिक्शन हो गई उसको, तो मतलब 1 महीने का 3 लाख रुपए। अब वो एक स्टूडेंट जो है, जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ती है, वो 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगी? तो फिर आप गलत रास्तों पे पड़ जाते हो। फिर ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग्स भी उसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है। ड्रग्स के 3 टाइप्स होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ दर्शकों के लिए। एक होते हैं जिसको बोलते हैं डिप्रेसेंट, जो आपकी गतिविधियों को डिप्रेस करते हैं और आप थोड़े डल हो जाते हो, स्लो हो जाते हो। वो अल्कोहल जो है उसका भी वही इफ़ेक्ट होता है। तो पर वो ड्रग नहीं होता, वो इंटॉक्सिकेंट होता है। बट जो हेरोइन, जो ओपियम बेस्ड ड्रग्स हैं, अफ़ीम से बनती हैं जो, जैसे हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, ये सारे डिप्रेसेंट कैटेगरी में आते हैं। ये एक है नेचुरल। दूसरा होता है कैटेगरी स्टिमुलेंट, जो आपकी गतिविधियों को और आप एकदम से तेज कर देता है। और हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, चिल्ला-चोट करते हो, मतलब आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, स्टिमुलेंट बोलते हैं उसको। तो स्टिमुलेंट का जो उदाहरण है वो है कोकेन। कोकेन एक ड्रग है जो साउथ अमेरिका में बनता है, और कोको से, प्लांट से बनता है वो। तो वो एक स्टिमुलेंट है। और तीसरा कैटेगरी ड्रग्स की है जिसको बोलते हैं हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन मतलब आपको अलग-अलग विचार आने लग जाते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हो। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांजा, जिसको बोलते हैं मैरिजुआना। और वो माइल्ड हेलुसिनोजन है, बट वो उसी वर्ग का है। तो ये तो हो गए नेचुरल। एक और है जो बोलते हैं सिंथेटिक ड्रग। ये है जो उगाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो बनाए जाते हैं टैबलेट के फॉर्म में एंड ऑल। वो भी 3 कैटेगरी के होते हैं, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, हेलुसिनोजन। तो दोनों से बचना है। एक तो ये उगाए उगाए वाले नेचुरल ड्रग्स जिसे बोलते हैं, और दूसरा जो बनाए वाले हैं, जो जी। टैबलेट्स एंड पाउडर्स के फॉर्म में आते हैं।
तो इसीलिए बच्चों के लिए मैं युवाओं के लिए बस यही संदेश है कि दुनिया में किसी चीज़ में भी अच्छा करना है तो ड्रग का रास्ता नहीं लेना, क्योंकि ड्रग आपने एक बार लिया तो आप कहाँ वो खत्म होगा आपको नहीं मालूम। लोग ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन अच्छा होता है, काम करने में मन लगता है। वो तो शुरुआत में होता है, बाद में आप एडिक्ट हो जाते हो। शुरुआत में आपको ऐसा लगता है जैसे सिगरेट पीना। अब सिगरेट मैं भी सिगरेट पीता था पहले कॉलेज में, तो मैंने छोड़ दी 2001 में। बट स्टार्ट कैसे हुई थी, मेरा रूममेट था, वो सिगरेट पीता था। तो वो मेरे को बोलता था, अरे पढ़ना है, हम एनआईटी में पढ़ते थे, पढ़ाई तो बहुत होती थी। तो वो क्योंकि वो ऑलरेडी एडिक्ट था, तो वो ऐसे ही लोग दूसरों को एडिक्ट बनाते हैं। तो मैं उसका रूममेट था, तो उसने मेरे को, अरे यार तू एक सिगरेट पी लो, तुमको नींद नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर तो मैंने नहीं लिया, और उस समय में हाँ, एनआईटी का कल्चर, हाँ, एनआईटी, वो सब लड़के थे, हम छोटे तो थे 18-19 साल के। तो फिर उनने बोला, दूसरे साल फर्स्ट सेकंड ईयर में आ गए, पढ़ाई बढ़ गई। वो ही बोलता रहता था कि अरे तुम टाइम वेस्ट करते हो, बाहर चाय पीने जाते हो, एक सिगरेट पी लो ना। तो पहली बार जब मैंने सिगरेट पी उसके कहने में आके, तो मेरे को एक्चुअली नींद नहीं आई और मेरा पढ़ाई 2-3 घंटे अच्छे से किया। तो फिर बाद में आदत पड़ गई। बाद में तो नींद के लिए थोड़ी, वो तो मैं एडिक्ट हो गया। पर तो स्टार्ट तो उसी से होता है। शुरू में आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा वेट कम हो गया, हाँ मेरी पढ़ाई बेटर हो गई, हाँ मेरे को थोड़ा मजा आ गया, बट वो शुरुआत है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मैं इसको बोलता हूँ, अंत की शुरुआत है वो। उस समय तो आपको लगेगा, बट बाद में आपको पता चलेगा कि ये वो नहीं था, कुछ और था, फिर आप उसको छोड़ भी नहीं पाओगे। तो उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, से नो टू ड्रग्स। टू ड्रग। और आपको आंसर ही नो है, चाहे वो कुछ भी हो उसका प्रलोभन या परिणाम, आपको उसको नहीं बोलना है। बाकी दूसरे तरीके बहुत है मजा करने के, बहुत है पढ़ने के लिए, उसको अपनाओ। अपने ये इसमें तो कोई फायदा नहीं है, क्यों आप एक बार कर दोगे तो फिर छूटेगी नहीं। सर ये ड्रग जो ये जो देखा जाए कि ड्रग्स इंडस्ट्री है, ये बहुत बढ़िया, आपने कहा तीसरे नंबर पे इसका जो फाइनेंशियल जो Yes. स्टेटस देखा जाए, ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है सर? मतलब उस अगर देखा जाए तो इसकी ट्रेड टेक्निक्स क्या है, काम किस तरीके से कर सकती है? देखिए मैंने आपको बताया 2 टाइप के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल ड्रग्स को तो कहीं ना कहीं उगाए जाते हैं, है ना। तो उनके अवैध खेती होती है, कहीं ना कहीं तो होती है। जैसे ओपीएम एंड ऑल की खेती, एक गोल्डन ट्रायंगल है और एक गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं। गोल्डन क्रेसेंट मतलब ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये गोल्डन, इस एरिया में इसका अवैध खेती होती है ओपीएम की। और एक है गोल्डन ट्रायंगल जो लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार, ये ये जो ये वाला बेल्ट साउथ ईस्ट एशिया वाला, हाँ, तो इंडिया बीच में है। तो दोनों ट्रेड रूट के बीच में इंडिया है। अवैध जो आती है अफीम एंड उससे बाय प्रोडक्ट्स, वो इंडिया के थ्रू होके बहुत जाते हैं। तो वी आर इन अ वेरी डेंजरस पोजीशन, बिकॉज उगाने का एरिया तो नहीं है, बट ट्रांसपोर्ट का एरिया बन जाता है एक तरीके से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो उगाई जाती है, क्लैंडस्टीनली उगाई जाती है, फिर उसका रिफाइन होता है। एक छोटी छोटी लोकल उन्होंने फैक्ट्री बोलो या अपने घर में ही उसको करते हैं रिफाइनिंग, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे उसका ये तो प्रोडक्शन एरिया हो गया। अब वो जाएगा जहाँ पे उसकी यूज़ होता है, खपत होती है। तो वहाँ जाने के लिए कैरियर्स यूज़ करते हैं ये लोग, और कार्टेल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो जो पकड़ा जाता है वो एक छोटा कैरियर पकड़ा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा रहा था। बट किसने उसको भेजा, कौन उसका, जो वो उधर तक पहुँचना उस समय मुश्किल होता है, बट आप धीरे पहुँच सकते हो। तो एक पूरा नेक्सस बन जाता है वो, फ्रॉम ग्रोइंग एरिया टू जहाँ कंज्यूमिंग एरिया, दूसरे देशों में चले जाता है, बाय सी रूट जाता है, बाय लैंड रूट जाता है। तो इज अ वेरी बिग, पूरा एक उसका एक रोड मैप एक टाइप का होता है, जिसको आपको हर पॉइंट पे उसको ध्वस्त करना है, तब उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। जो वो लोग बना के रखते हैं पूरा अपना हाँ, बनाते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वो उसको बोलते हैं स्मगलिंग। फिर जब वो पहुंच जाती है जहाँ पे जाना है, फिर वो व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी, उसको बोलते हैं पेडलिंग। छोटे छोटे मात्रा में वो लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर तो कॉलेजों के बाहर, स्कूल के बाहर इनके ये एजेंट्स घूमते रहते हैं, पेडलर्स जो छोटा मात्रा लाते हैं, जो कैरियर्स हैं वो बड़ी मात्रा लेके आते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और भी बड़ी मात्रा में उसको बनाते हैं। तो इट्स अ होल चेन जिसको आपको ध्वस्त करना पड़ता है। सर ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और इन्वेस्टिगेशन करते करते एकदम से बहुत बड़ा जखीरा जो है वो ड्रग्स का मिल गया? जैसे अभी लास्ट ईयर जो भोपाल में लगभग 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया थे, एक अवैध फैक्ट्री देखी गई थी, पकड़ी गई थी। आपके सामने कोई ऐसा अनुभव आया है कि कहीं अचानक? मैनी टाइम, जैसे हमने अफीम की छोटी मात्रा पकड़ी। अफीम तो काले रंग का एक
गम जैसा प्रोडक्ट होता है जो उसमें से निकलता है ओपीएम प्लांट से, उसकी खेती होती है। हमारे उस एरिया में भी जहाँ मैं एसपी था रतलाम में और डीआईजी था रतलाम में बाद में, तो 6 साल में रहा उस एरिया में। जो ब्लैक धूप बत्ती जैसा हाँ, कुछ इस तरीके से स्टिकी रहता है, वो चिपचिपा प्रोडक्ट होता है, काले रंग का रहता है वो, उसमें से निकलता है। उसको लॉन्च करो आप जब ओपीएम की जो होता है ना बड, तो अफीम उसमें से निकलता है उस प्रोडक्ट। उसके बाद उसको वो पकाते हैं, वो कुछ प्रिकर्सर केमिकल होते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड ऑल, तो पकाने के बाद वो पाउडर बन जाता है। फिर पाउडर जब ब्राउन रंग का पाउडर होता है उसको ब्राउन शुगर बोलते हैं। उसको आप और रिफाइन करो तो फिर वाइटिश हो जाता है वो, उसको बोलते हैं हेरोइन। तो ये एक बार हमने एक अफीम पकड़ी कैरियर के थ्रू, वो कहीं ले जा रहा था, तो 1 किलो अफीम अवैध बस में वो ले जा परिवहन कर रहा था, तो उसको पकड़ लिया इन्फॉर्मर के आधार पे। फिर उससे पूछताछ करी कि तुम कहाँ से लाए, तो उसने एक जगह बताई, वहाँ वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक व्यक्ति पकड़ा गया जो किसान था, जो करता था अवैध काम। उससे पूछताछ करी कि तुम कहाँ से क्या तो उसने क्या करते हैं, उसने एक जगह बनाई हुई थी, फैक्ट्री टाइप बोलो उसको, या अपने जो फार्म हाउस है उसके पीछे ही, तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में उसको वो पकाते हैं। तो उससे जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि उसकी लोकेशन कहाँ है जहाँ पे ये पकाते हैं, तो हम वहाँ गए, हमारी टीम गई, तो वो बड़ी कढ़ाइयों में पका रहे थे। 100 किलो अफीम पकड़ी हमने। 100 किलो हाँ, अफीम हाँ, वो पका रहे थे, उसको बनी हुई भी पड़ी थी और कुछ बन रही थी, तो कुल मिला के 100 किलो हो गई थी। 1 क्विंटल। हाँ, 1 क्विंटल। और पकड़ा स्टार्ट किससे हुई थी? 1 किलो से, जो हमने रास्ते में पकड़ी थी। तो ये तो होता है, अगर आप उसको बैक ट्रैक करो और उसके एक के बाद एक आउट समय पे हो जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अगर पता चल जाए उनको कि हमारा आदमी पकड़ा गया है तो वो सूचित कर देते हैं, तो फिर वहाँ से वो लोग उसको हटाने का प्रयास करते हैं, और पर हमने पकड़ा, उसकी गोपनीयता बनी रही, तो फिर वो एक-एक करके वो हो गया। सर, ये जो ड्रग्स के जो मामले लगातार इन दिनों सामने आ रहे हैं, तो एक वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे ही स्टूडियो आए थे, उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था, क्राइम रिपोर्टिंग, वो 95 की शायद वो चर्चा बातचीत में बता रहे थे कि लगभग 1995 का दौर था, उस समय ये खुफिया तंत्र मजबूत था। आज के समय में जो खुफिया तंत्र है वो कहीं कमजोर हुआ है। आई डोंट थिंक, आई थिंक अब तो खुफिया तंत्र मजबूत हुआ है, बिकॉज जो टेक्निकल सर्वेलेंस के जो तरीके हैं और जो नए-नए हमारे को साइबर क्षेत्र में जो मिले हैं, नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके सर्वेलेंस के, आपको किसी की मॉनिटरिंग के, तो वो तो बेटर हो गए हैं। तो आपको ऑब्वियसली सूचना के स्रोत थोड़ा बेहतर है। हाँ, यस, यू कैन से कि बिकॉज़ लोग थोड़े अब उपकरण के माध्यम से ही करना चाहते हैं, जो फील्ड वर्क होता है शायद वो थोड़ा वीक हो गया हो, बट आई डोंट बिलीव, आई थिंक ज़्यादा तरीके मिल गए हैं मॉनिटरिंग के, सर्विलेंस के, फॉलोइंग के, और किसी भी लीड को, कोई भी आपके पास छोटी सी सूचना है उसको डेवलप करने के बहुत सारे तरीके मिल गए हैं। टेक्निकल यूज़ करके सीडीआर एनालिसिस करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं जो आई थिंक पहले ये स्रोत नहीं थे। बिल्कुल, पहले तो ग्राउंड पर जाके लोग जानकारी हाँ, निकालते थे। वो फिल्म्स में देखा है कि एसटीडी पीसीयू जाते हाँ, थे, वो कॉल करते थे, मुंह में रुमाल लगाते थे, कॉइन डालते यस, थे, यस। तो इन्फॉर्मर्स डेवलप करने पड़ते थे जो आपको सूचना खबरी देते थे। जी। हाँ, अब उनकी सूचना कितनी सही कितनी गलत, कभी लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए भी सूचना देते थे। अब तो उसको टेक्निकल के कारण, टेक्निक के कारण आपके पास पुख्ता जानकारी मिलती है जो अनफिल्टर्ड रहती है, मतलब किसी के पर्सनल बायस एंड ऑल उसमें नहीं रहता। सर, आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत हुआ है देखा जाए मतलब? लॉ एंड ऑर्डर भी, अगेन आई एम टेलिंग यू ना, टेक्निक, हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं पुलिस के बहुत। पहले बहुत कम रिसोर्सेज होते थे, बल भी कम था, संसाधन भी कम थे। अब बल भी बढ़ा है, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो उसके अनुपात में तो नहीं बढ़ा होगा, बट फिर भी बहुत बल बढ़ गया है। पहले तो हमें 5-5 कुछ पद मिलते थे तो बहुत बड़ी वो होती थी। आज उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एक कार्यक्रम में थे, मेडल सेरेमनी जो थी, उसमें उन्होंने घोषित किया कि 7,500 पद अब मिलेंगे, अगले साल 7,500, फिर 7,500, तो 21,000 पद, मतलब काफ़ी हमारा बल में वृद्धि हुई है, संसाधनों में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। तो वो तो सब हमको मिला ही है पुलिस को, पर लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट क्योंकि बढ़ गया है, जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है उसी अनुपात में, तो वो हमेशा एक कैट एंड माउस गेम होता है, चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगा। बट मेरा ये मानना है कि संसाधन और मैन पावर बढ़ने से स्थिति बेहतर ही हुई है। तो सर, जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं हाँ जी। तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। यस। तो अब आपकी जो अभी आप जिस डिपार्टमेंट का जिम्मा आपके कंधों पे है उसके विषय में चर्चा करेंगे। क्या? जेल की दुनिया जो है दुनिया और बड़ी अलग होती है, मैं वो भी ज़्यादा होती कैसी है?
मैं ज़्यादा समय रहा नहीं वहाँ पे, अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ है। जी। तो मेरे को भी सीखने का समय चल रहा है मेरा। मैं भी सीख रहा हूँ, ये अलग विभाग है। ये पुलिस के अंतर्गत नहीं आता। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है पुलिस, जो अपराधियों को पकड़ती है और अपराध को सॉल्व करती है। फिर आता है जुडिशरी, जो उनके ऊपर निर्णय देती है कि उन्हें आप दोषी हो या दोष मुक्त करती है, जो व्हाटएवर जुडिशरी। थर्ड स्टेज होता है जेल, यहाँ पे सज़ा काटते हैं जो लोग को सज़ा मिलती है, और कुछ अंडर ट्रायल भी रहते हैं वहाँ पे जिनकी सुनवाई हो रही होती है। तो ये तीसरा स्टेज है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। और मेरे को 1 महीना ही हुआ है, तो मैंने अब मेरे को सीखने का समय है, और विभाग ही अलग है ये, होम डिपार्टमेंट के अंडर भी नहीं आता, ये अलग विभाग है। तो मेरे को समय लगेगा थोड़ा उसके एक्चुअल बारीकियाँ सीखने में। बट जो मैंने देखा है प्राथमिक तौर पे, जो मैं जेलों में मैंने जो विज़िट किया है, कई जेल मैंने देखी है जाके, मेरे को लगा है कि वो दुनिया बहुत ही अलग है। और कल्पना, जैसे क्या मतलब शुरुआत में प्राथमिक तौर पर जो सबसे अभी पहले आपने तो किसी की फ्रीडम आप ले लो उससे, उसकी आज़ादी, स्वतंत्रता। हो सकता है उसने गलती करी है, बिल्कुल करी होगी तभी सज़ा मिली है उनको। पर फिर भी वो बहुत बड़ा एक इंसान की ज़िंदगी को के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो सब देख के जब मैं जेल में जाते हैं तब ऐसा लगता है कि अपराधी तो सब हैं वो, है ना? जिनके जिनके अपराध सिद्ध है वो तो अपराधी ही हैं। कुछ के केसेस चल रहे हैं। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि इसको बोलते हैं जेल एंड करेक्शनल सर्विस, सुधारात्मक सेवाएँ। सुधार। तो एक अपराधी को भी सुधरने का मौका देना चाहिए। और उसको बस ये है बोल के कि भई इसने अपराध किया है, इसको सज़ा हो गई, अब इसको बंद करो, इसको भूल जाओ। ये तरीका सही नहीं है। वो भी एक नागरिक है, वो भी एक व्यक्ति है, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। और अगर वो सुधर गया तो उसको एज़ अच्छे नागरिक के रूप में रहने का पूरा अधिकार है। तो इसीलिए जो जेल का माहौल है, उसमें मैंने जब जाके देखा कि वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं जो मेरे को पता नहीं थे, कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं वहाँ पे। जैसे हमारे इंदौर केंद्रीय जेल में बर्तन बनते हैं, और सागर की सेंट्रल जेल में साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ियाँ बनती हैं, जो मार्केट होती हैं पूरे प्रदेश सागर और जेल देश में। में? सागर जेल में एक स्वयंसेवी संस्था है जैन समाज की, वो कर चलाते हैं उसको। उन्होंने पूरी हथकरघा। हाँ, पावर लूम्स लगाई हुई हैं उन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और वही बंदी लोग काम करते हैं, और उनको उसमें कमाई भी होती है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट भी बनाते हैं, और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की तरफ उनको शायद प्रेरणा भी मिलती है। सर, एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है कि जेल में अलग-अलग काम बाँटे जाते हाँ। हैं, तो अभी पिछले साल हाल ही में अक्टूबर 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। जी। उसमें ये कहा गया कि अब जाति के आधार पे, कास्ट के हिसाब से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जेल तो के सर अंदर हाँ, जेल के अंदर। सर ये काम बँटता कैसे है? क्या किस बेसिस काम पे? का कि खाना कौन बनाएगा, हुँ, सफाई कौन करेगा, हुँ, मतलब पूजन का काम कौन करेगा, हुँ, वीविंग का काम कौन करेगा, हुँ। ये इस तरीके। वो तो जो लोग उस देखिए, एक तो होता है जो वो जो स्किल्ड काम है, जैसे वीविंग करना या बर्तन बनाना या अगरबत्ती बनाना, मसाले बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वो तो स्किल्ड लेबर है, तो जो लोग उनको उसकी पद्धति जानते हैं, उनको ही ये काम दिया जाता है, और वो जो उसको आगे जो सीखते हैं। बाकी होता है जो कई जेलों में ऐसा काम नहीं होता है, जो छोटे जेल हैं, सब जेल जिसे बोलते हैं या जिला जेल जिसे बोलते हैं, उनमें ऐसा काम नहीं होता है। तो फिर भी लोगों को ऑक्यूपाइड तो रखना है। तो इसलिए कुछ लोगों का बाय रोटेशन, वो पाकशाला बोलते हैं हम उनको, जहाँ पे खाना पकता है, बिल्कुल। तो उसमें काम करते हैं। कुछ लोग साफ-सफाई का करते हैं, कुछ लोग बागवानी करते हैं उसी जेल के अंदर। तो वो तो बाय रोटेशन होता है। इट इज़ नॉट बाय कास्ट एंड नॉट एनीथिंग टू डू विद किसी की जो बैकग्राउंड है। वो सबको करना है और बाय रोटेशन करना है। सभी समान हैं, हाँ, सभी की बारी हुँ, आएगी। आज कोई खाना सबकी आएगी। बनाएगा, हाँ, कल कोई सफाई करेगा, परसों कोई हाँ, बागवानी करेगा। बागवानी। इट मे बी एज़ अपवाद स्वरूप ऐसा केस कभी आ सकता है सामने कि ये इसको हमेशा साफ-सफाई में लगाया हो सकता है। पर वो जब शिकायत आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, जो जेल अधीक्षक हैं, जो प्रहरी हैं, जो इसमें करते हैं। बट एज़ अ रूटीन प्रोसीजर वो बाय रोटेशन होता है। सर एक बात कई कई बार देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि जेल में निर्दोषों के ऊपर भी सजा सुना दी जाती है। जेल कहा में हाँ, मतलब मतलब अदालत में हुँ, जो सजा सुनाई जाती है, और हाँ, जेल में जो आरोपी अभी गिरफ्तार, मतलब गिरफ्त में है, जो हुँ, जेल में है, हुँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो निर्दोष होता है, फिर भी उसको सजा हो जाती है। ये तो मैं नहीं, मेरे को तो न्यायालय का सभी चीज़ देख के वो अपना जजमेंट देते हैं। पर जो लोग की सज़ा मिल जाती है, फिर उनका सज़ा वो तो को कटवाना वो फिर हमारा काम होता है। बट ये बोलना कि वो निर्दोष, आई डोंट बिलीव इट, नो।
तो सर उसके वो पास बहुत सारे माध्यम हैं जी कि एक बार आपको सजा मिल गई तो फिर आप अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट की अपील रिमिशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में भी तो एक पूरा वो चेन है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने आपको सजा दे दी या एक कोर्ट से आपको कोई सजा मिल गई तो आपका सारे रास्ते बंद हो गए। फ्री लीगल एड मिलता है, जो लोग अपना वकील नहीं कर सकते उनको सरकार वकील करके देती है। एक आजकल है एक गरीब जो कैदी हैं, उनके लिए योजना चलाई है केंद्र सरकार ने, जिसमें उनके अगर कोई पैसे जैसे जुर्माना नहीं दे पाते हैं कभी-कभी तो जेल में वो रहना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों में वो भी एक योजना है, तो बहुत सारी योजना शासन की भी है और न्यायालय की भी बहुत प्रक्रियाएँ हैं जिसमें ये संभव मेरे विचार में तो नहीं है कि निर्दोष व्यक्ति को सज़ा मिल जाए। और सर सजा कम हो जाती है, उसका क्या प्रावधान है? उसको रिमिशन बोलते हैं। जी रिमिशन तो हायर कोर्ट से मिलती है कि अगर आपने किसी को आजीवन कारावास हो तो उसकी सज़ा कम हो जाती है, कभी 7 साल हो जाती है, रिमिशन बोलते हैं। और एक होता है जब आप सज़ा काटते हो तो फिर उसमें भी आपको रिमिशन मिलता है। मतलब आपको अच्छे बर्ताव के लिए, अच्छे बिहेवियर के लिए 1 महीने में 8 दिन का रिमिशन मिलता है एक व्यक्ति को, अच्छे बिहेवियर से। और दूसरा फिर 1 साल में 1 महीने तक का सज़ा कम हो कम जाती है। वो करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट, उस जेल के अधीक्षक। और 1 साल में 2 महीने तक सज़ा कम कर सकते हैं पुलिस महानिदेशक, जेल मुख्यालय में। आप हाँ, एट प्रेज़ेंट मैं। और सरकार के पास भी प्रावधान है, वो तो कितने भी कर सकते हैं, कितने महीने भी। तो एक उसको बोलते हैं सूखी सज़ा, जो आपको काटनी ही है जेल के अंदर। जैसे आपको अगर 20 साल की सज़ा हुई, तो आपको 14 साल तो जेल में रहना ही है, वो कम से कम। वो तो एक्चुअली रहना है। उसके बाद फिर ये 6 साल का आपको इस प्रकार से रिमिशन मिल सकता है, अगर आपका कंडक्ट अच्छा है और आपका कोई शिकायत नहीं है और आप अच्छे से रह रहे हो। तो 6 साल तक आपको ये मिल सकता है रिमिशन। तो फिर वो 14 साल में आप छूट जाते हो, ऐसा होता है। और अगर कुछ आपने अंदर आपकी गतिविधियाँ सही नहीं हैं, तो फिर वो रिमिशन नहीं मिलता। कुल मिला के कोई एक आरोपी है, हुँ, अब उसने आरोप तो कर दिया, हुँ, उसे लगभग उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई, यस। लेकिन उसके बावजूद भी उसके मानवाधिकारों का तो ध्यान रखा जाता है। हाँ, फिर पूरा बिल्कुल वो तो है बंदी, बट वो मतलब बंदी की तरह रखा जाता होगा, लेकिन हमेशा आरोपी की नजरों से नहीं देखा नहीं, जाता होगा। मतलब कोई सांत्वना भी उनके प्रति कभी ना वो कभी तो। बहुत मैंने बताया ना आपको, उनके एक तो वो कार्य करते हैं, दूसरा उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए और स्पिरिचुअल के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, योगा के कार्यक्रम, आज का हार्टफुलनेस जो है ये उसके कार्यक्रम, कई सारी संस्थाएँ हमारी जेलों में काम करते हैं। कैदियों की उनको उनकी जो मेंटल पीस के लिए उनके हमारे यहाँ जेल में डॉक्टर्स होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। प्लस ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल जो अपने धार्मिक कार्यक्रम भी बहुत होते हैं जेलों के अंदर। जैसे हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम सब जेल में मनाया जाता है हर्षोल्लास से, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। राखी का कार्यक्रम होता है, जिसमें भाइयों से मिलने बहनें बाहर से आती हैं, उसको बोलते हैं खुली मुलाकात। तो सारे एक साथ बैठ के मिलते हैं 15-15 मिनट। ऐसे करके बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। कभी गणेश जी गए थे तो गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है, माता जी आ रही हैं तो माँ की तो ऐसे करके उनको स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल सारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छे नागरिक बनने की दिशा उनको दिखाई जाती है। सर मुझे अभी भी याद है, जब मैं बचपन में सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई करता था, जी। तो उस समय हम लोग रक्षाबंधन के समय, कृष्ण जन्माष्टमी के समय, स्वतंत्रता दिवस के समय जेल में कैदियों से मिलने जाते थे। तो उनके सामने कभी गीत प्रस्तुत करते थे, डांस करते थे। छोटे 5वीं 6वीं क्लास की बात है। जी। तो अचानक वो जो दोषी थे वो भावुक भावुक हो हो जाते जाते थे, रोने लगते थे। हुँ, भले उसके ऊपर एक हत्या का आरोप है और हुँ, वो उम्र कैद काट रहा है, हुँ, लेकिन वो रोने लगता था। यस। तो तो गलती का एहसास भी होता है जब आप जेल में रहते हो, बट कई बार तो कई घटनाएँ ऐसी होती हैं जो बाय चांस हो गया होता है। वहाँ पे सारे लोग ऐसे तो हैं नहीं कि वो हार्डकोर अपराधी हैं सब। कई घटनाएँ हो जाती हैं, तो वो उस प्रकार के अपराधी हैं, तो उनको एक सुधरने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए और उनको मिलता भी है। और कई बहुत सारे लोग सुधरते हैं और बाहर आते हैं और सामान्य जीवन अपना व्यापन करते हैं। सर अब आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में चर्चा की जाएगी, जो कि है साइबर सिक्योरिटी। हुँ, सर एआई को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज के समय में एआई ने अपने पैर बहुत, कहा जाए कि एआई ने इस समय अपने पैर बहुत तेजी से पसारने शुरू कर दिए। मीडिया इंडस्ट्री में एआई नौकरियां खा चुका है, हुँ, अलग अलग इंडस्ट्रीज में एआई ने लोगों को रिप्लेस कर दिया है।
आप एआई को लेकर अपनी पुलिसिंग में क्या भविष्य देखते हैं? पुलिसिंग का क्या भविष्य है एआई? एआई एज ए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसमें फ़ायदे बहुत हैं, पर उसमें नुकसान भी बहुत सारे हैं। आपने बता ही दिया, नौकरियां लेता है, बहुत सारी जगह नौकरियां ले रहा है। एक एलॉन मस्क बोल के, जो ट्विटर, इसके अपने एक्स के जो मालिक हैं, टेस्ला के, उन्होंने बोला था कुछ समय पहले, मेरे को उनका अभी तक वो याद है, उनका जो डायलॉग था कि एआई आने वाले समय में मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, मानवता के लिए, नॉट ओनली फॉर क्राइम या नॉट ओनली फॉर डूइंग गलत चीज़ करने के लिए, बट ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। क्यों? एक तो जैसे आपने बोला नौकरियां चली जाएंगी, जो नौकरियां नहीं रहेंगी तो फिर वो क्या, कैसे कमाएंगे लोग और क्या खाएंगे? और दूसरी बात, फिर गलत काम भी उससे बहुत हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि साइबर क्राइम में अब जब एआई आ गया है तो लोग और परेशान हो गए हैं उससे जूझने के लिए कि कैसे आप उसको बचोगे। तो एआई इज़ अ प्रॉब्लम, बट जैसे मैंने बोला, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम अपने जेल में भी इंट्रोड्यूस करेंगे टू हमारी व्यवस्था बेटर करने के लिए। और उससे क्या होगा, बेसिकली मैन पावर सेविंग होती है जनरली। जैसे हमारी आउट वॉल होती है, आउटर वॉल, करेक्ट? तो आउटर वॉल के में एक बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे घनी बस्ती के बीच में जेल बना है कि वो बाहर से सामान फेंकते हैं अंदर और वो कैदी जाकर उठा लेता है, तम्बाकू हो या कोई ऐसी चीज़ें हों, तो वो ऊपर से फेंक देते हैं, ये लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं। हमारे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए फिर हमने, अब सीसीटीवी की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे नहीं हो सकती, तो अब हम एआई टेक्नोलॉजी में विचार कर रहा हूँ, उस पे हम लाएँगे, ताकि वो जो सीसीटीवी सिस्टम है उसमें वो एआई विल बी उसके साथ हम लोड करेंगे, ताकि जैसी कोई सामग्री फेंकी तो सीसीटीवी में तो कैद हो ही जाएगी, तो उससे फिर एक अलर्ट जारी होगा, लाल जो रंग होता है। और वो जो मॉनिटर है जहाँ पे जहाँ कंट्रोल रूम में है हमारे भोपाल में, उधर भी जो मॉनिटर लगे हैं जेल पे, वो पूरा लाल हो जाएगा, या कुछ ऐसा एकदम से संकेत देगा कि अवैध कुछ गतिविधि हुई, तो फिर आप जाके उसको चेक कर सकते हो। तो एआई ने आपको सपोर्ट कर दिया, बट एक व्यक्ति भी कर सकता था ये। तो नौकरियां तो जाएंगी, नौकरी तो कम होंगी, बट हमारे टेक्नोलॉजी हमारी एफिशिएंसी मेनी टाइम्स इम्प्रूव कर देगी। सर, इसका एक उदाहरण बहुत बड़ा देखने को मिलता है, महाकुंभ। तो सर, उसमें देखने को मिला कि लगभग 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने माँ गंगा में डुबकी लगाई। यस, उनकी काउंटिंग की गई प्रॉपर, और क्राइम रेट जो है वो बहुत कम देखने को मिला। मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई मौका नहीं था कि जब लोग क्राइम को लेकर के चर्चा चिंतित हुए। वो एआई टेक्नोलॉजी से, उस कैमरे के माध्यम से लोगों ने ड्रोन्स है, ये तो ड्रोन तो अलग हो गया, पर एआई में बहुत आपके पास सपोर्ट मिल जाता है अलार्म्स एंड वो सर्विलेंस एंड ऑल के लिए। सर, एज अ आईपीएस ऑफिसर आपसे नहीं पूछूंगा ये सवाल, लेकिन एज अ साइबर एक्सपर्ट आपसे पूछूंगा कि एआई भविष्य में वरदान बनेगा कि समस्या है? As a cyber expert, yeah, as a cyber expert, citizen, I can tell you that it will be more problem than solution. AI से प्रॉब्लम बहुत आएंगे, और उसको सोल्यूशन तो है ही, बहुत एडवांटेज तो है, बट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ पीपल्स, जैसे मैंने बोला ना, उनकी नौकरियों के लिए, उनकी बहुत बड़ा आघात हो सकता है। और जब बड़ी जनसंख्या होती है तो लोगों को नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको बहुत, किसी के लिए भी होती है नौकरी, एनीबडी जिसको अपनी ज़िंदगी व्यापन करनी है, तो वो तो है ही चैलेंज, बट एआई का रेगुलेटेड यूज़ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उसका बिना किसी वाइड स्प्रेड यूज़ के कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो वो शायद अगर नहीं करें और उसकी कोई रेगुलेशन लाके उसको उतना ही यूज़ करें जितना फ़ायदेमंद है, तो वो बहुत बड़ा वरदान है। पर अगर ये बिना उसके कंट्रोल के अनरेगुलेटेड यूज़ होने लग जाए, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं उसको, कोई भी यूज़ कर रहा है, बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा डेंजर है वो, क्योंकि पर वो यूज़ सब कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको रेगुलेटेड यूज़ करना मेरे विचार में सॉल्यूशन है, रादर देन बिना किसी रोक टोक के कोई कुछ भी करते जाए, तो उसके बहुत नुकसान भी होंगे। तो रेगुलेशन लाना, उसको कंट्रोल करना, वो कैसे करना है वो फिर एक बहुत बड़ा विषय है, बट वो किया जा सकता है, आई एम श्योर। सर, कंट्रोलिंग की बात की जाती है तो अभी लगातार पिछले 8 महीनों से हम अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की आवाज कानों में सुन रहे थे। आपने भी लगभग 1000 से ज्यादा सेमिनार्स और लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कैंपेन चलाए, सेमिनार्स अटेंड, आपने लोगों को संबोधित किया है, जागरूक किया है। उसके बावजूद भी जो है साइबर क्राइम कम नहीं हो रहा है, वो कुछ नया तरीका ढूंढ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम,
कुछ हम जिनको समझ पाते हैं उसके बाद वो एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं, तो ये किस तरीके से कम हो हाँ, सकता है सर? देखिए उसका मैं बार बार यही समझाता था लोगों को कि उसका तरीका कम करने का ये नहीं है कि आप साइबर क्रिमिनल को पकड़ लो या उसके, वो तो नया तरीका अपना लेंगे। आज आपने तो इसलिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना मानसिकता को बदलना है। आपको पहले तो सबसे पहले रियलाइज़ करना है कि ये 2 दुनिया हैं। एक असली दुनिया जिसमें अब ये हम अभी एक-दूसरे के सामने हैं और एक वर्चुअल दुनिया। अब ये दुनिया ही अलग है, तो उसमें अलग मानसिकता चाहिए। ये दुनिया की मानसिकता अलग है, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सुनते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे हम एक्ट करते हैं, ये दुनिया की वो मानसिकता अलग है। हम असली दुनिया में पैदा होते हैं, हम असली दुनिया में ही रहना है, इसलिए हमारी पूरी माइंडसेट इस दुनिया के लिए है। अब इसी माइंडसेट के साथ हम वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं कि जो हमें दिखता है, उसमें विश्वास कर लेते हैं, जो हमें सुनता है, हम उसमें विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो हमने देखा, अपनी आँखों से उसके देखा, हिसाब से। विश्वास किया, सुना, अपनी कानों से सुना, विश्वास किया, फिर कुछ गतिविधि करी। बट इस दुनिया में जो दिखा या जो सुना, वो हो सकता है नहीं भी हो, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है मैंने अपनी आँख से देखा तो सही है। तो वो मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है और वो मानसिकता एकदम से नहीं बदल सकती कि मैंने आज बोला बदल दो और कल आपकी बदल गई। आपको उसको धीरे-धीरे करना पड़ेगा और उसके बहुत तरीके हैं करने के। वो जागरूकता से ही आता है। जागरूकता मतलब जानना और फिर करना। लोग सोचते हैं जागरूकता मतलब जानकारी होना, कि हमको मालूम है ये है तो फिर हम जागरूक हैं, नहीं। आपको जानकारी होने के बाद आपको उसको यूज़ करना है, तब आप जागरूक हो। आपको हेलमेट पहनना तो सबको मालूम है आपके लिए अच्छा है, बट उसका मतलब है फिर भी नहीं लोग पहनते, तो जागरूक नहीं है, जानकार ज़रूर हैं। तो आप जागरूक रहिए, चीज़ों के बारे में जानिए और फिर उन चीज़ों को करिए, मानसिकता को बदलिए। ये जैसे ही आपने अपना मोबाइल ऑन किया या जैसे ही आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप आपने ऑन किया, तो जस्ट हैव इन योर माइंड कि ये दुनिया अलग में आ गई। अलग। तो यहाँ कभी-कभी जो दिखता है वो होता नहीं है या जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। और अगर आप ऐसे बिहेव करोगे, शुरू करोगे, तो आपको बाकी धीरे-धीरे आदत पड़ेगी, धीरे पड़ेगी, इट टेक टाइम, बट आपको पड़ेगी। और वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगर आप एक-एक इंसिडेंट के आधार पे चलो, तो जैसे आपने बोला आज वो ऐसे करेंगे, कल वो उसको बदल देंगे, तो आप फिर फँस जाओगे बिकॉज़ आपने अपनी मानसिकता नहीं बदली। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, मेटावर्स जो एक हाँ, उदाहरण है कि हाँ, गैजेट्स पहन हाँ, लेते हैं तो पूरा अनुभव होता है कि शायद हम यहीं पे हैं। उधर ही है, बस। सर मिलने को बुला रहे हैं तो हुँ, सर ने भी गैजेट हुँ, अपलोड किए, हाँ, स्क्रीन पे दोनों लोगों ने मुलाकात की, उसका अनुभव भी होगा। हाँ, क्राइम भी हो हुँ, रहे हैं कई सारे। सर एक आखिरी सवाल ये है जी, कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, जिनको भी पकड़ा जाता है, हुँ, जिनको आप गिरफ्तार कर चुके हैं, तो करेक्ट। पता लगता है ये शायद 8वीं पास है, हुँ, 10वीं पास हुँ, है, हुँ, मैक्स टू मैक्स 12th क्लास तक पढ़ा हुआ है। हुँ, हुँ, लेकिन वो दिमाग इतना चलाते हैं कि फँसाते हैं। बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी, कई सारों के नाम आए थे कि हाँ, जो पूर्व फँस में कलेक्टर रह चुके हैं, हुँ, हुँ, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, वो भी फ्रॉड यस, का यस। बन इट गए। इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ ऑल। देखिए साइबर क्राइम करने के मेरे विचार में 2 तरीके हैं, जो मैंने अपने अनुभव से देखे हैं। एक तरीका है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके साइबर क्राइम करना। हाँ, तो वो वाले शायद पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जो हैकिंग करते हैं, जो इंटरसेप्शन करते हैं कॉल्स की एंड मेल की, जो आपके स्किमिंग करते हैं, आपके कार्ड्स की क्लोनिंग करते हैं, तो वो वाले लोग पढ़े-लिखे हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट कंप्यूटर में सेवी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में एंड अपने सॉफ्टवेयर में। पर मेरे विचार जो मेरा इसका कोई स्टडी नहीं हुई है, तो मैं आपको अधिकृत साइंटिफिक डेटा नहीं दे सकता। आई वुड लव टू डू इट, एक बार में समय बिल्कुल। आएगा, बट अभी नहीं है। बट मेरे अनुभव से मैं बता सकता हूँ, ये वाला क्राइम 15% होता होगा। टोटल साइबर क्राइम जो इंडिया में हो रहा है, 10 से 15% इस प्रकार का है, जिसमें तकनीकों का यूज़ करके लोग दूसरे पे क्राइम कर रहे हैं। एक दूसरा सेक्शन है, जो 80-85% होता है, उसको मैं बोलता हूँ फिशिंग बेस्ड। फिशिंग अटैक मतलब आपसे फ़ोन से भी हो सकता है, आपको ईमेल से भी हो सकता है, आपको एसएमएस से भी हो सकता है, सोशल मीडिया से भी हो सकता है। फिशिंग, फिशिंग मतलब फँसाना। मतलब आपको फ़ोन करके आपको डराएँगे, वो ये फँसा लेंगे और फिर आपसे पैसे लेंगे, जो भी लेंगे। ईमेल करके आपको फँसा लेंगे, व्हाटएवर। ये फिशिंग बेस्ड अटैक्स जो हैं, ये 80 टू 85% है और ये है करे उन लोगों द्वारा जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। गाँव में बैठ के करते हैं वो लोग। देखिए जैसे फ़ोन फिशिंग जिसे बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जामताड़ा। बिल्कुल। जामताड़ा इज़ आपको पता है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जा पूरा नक्सलाइट इन्फ्लेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो घरों-घरों में बैठ के करते हैं। एक है फेक प्रोफाइल बना के फिशिंग, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिहार में पटना के पास रूरल एरिया है, वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री टाइप बनी हुई है। वो लोग नोन लोगों की प्रोफाइल को फेक बनाते हैं और फिर उन्हीं के लोगों को फँसाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। वो मेरी तो रोज़ फेक प्रोफाइल बनती है। पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, लोगों को मना ही कर सकते हो कि मत करना। देन देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड सेक्सटॉर्शन, मतलब फ़ोन करेंगे वीडियो कॉल आपको
और आप वीडियो कॉल जैसे ही ऑन करोगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर वो स्क्रीन जो आपका चेहरे के साथ है उसको अश्लील बनाएंगे और फिर आप ही को क्लिप भेजेंगे, बोलेंगे चलो वायरल करूं, तो लोग पैसा देते हैं। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है ये मेवात एरिया, ये हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा, दिल्ली हरियाणा से और लगा कुछ अलवर का एरिया राजस्थान का, और कुछ मथुरा के पास का रूरल एरिया, बट ये सारा रूरल एरिया है। तो ये गाँव-गाँव में बैठ के करते हैं ये लोग, और अच्छे-अच्छे आपने जैसे बोला बड़े-बड़े पढ़े लिखे और सो कॉल्ड समझदार लोगों को आराम से फँसाते हैं। तो ये है मेन क्राइम जो हो रहा है, जिससे बचना है। आज सुबह भी मैं ऑफिस में बैठा था, एक लड़की का फ़ोन आया, मैं किसी कॉलेज में गया हूँगा, अभी भी मेरे पास उसका मैसेज आ रहा है बेचारी का, और उसको किसी ने फ़ोन किया, आपको सिर्फ डराना ही तो है, डर से फँसाते हैं या लालच से फँसाते हैं। फँसाने के भी 2 ही तरीके हैं, या तो आपको डराएँगे या आपको लालच देंगे, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे नौकरी, घर बैठे रिश्ता, या फिर डराते हैं कि वो तुमने ये गलत किया, आपने आपके फ़ोन से अश्लील कॉल हुए हैं, ऐसे करके कुछ। तो इस बच्ची को फ़ोन आ गया कि हम भोपाल पुलिस से बोल रहे हैं, ये है इंदौर की, तो मैं उसके कॉलेज में कभी गया हूँगा तो उसके पास मेरा नंबर है। तो मेरे को बहुत, अरे रो रही थी वो तो कि मैं काम करती हूँ सर, मैंने कहा तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे को फ़ोन आया कि अभी 4 गाड़ियाँ आ रही हैं पुलिस की, तुमने ब्लैकमेल किया है लोगों को, वो तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने, तुम बिल्कुल नहीं डरना, तुम बंद करो, उस फ़ोन को ब्लॉक करो, ये नंबर दे रहा हूँ उस पे रिपोर्ट करो, और फॉरगेट इट, ऐसा कुछ नहीं होना। और अगर गाड़ी कभी आ भी गई तो मेरे को बताना, मैं फिर आऊँगा तुम्हें बचाने, बट ऐसा कुछ होना नहीं है। तो पर लोग डर जाते हैं, तो आराम से फँस जाते हैं। तो ये ही उसका मेन है कि आपको उससे बचना है कि फँसने वाला जो क्राइम है ना, फ़िशिंग, मच्छी पकड़ना जैसे ना, तो उससे आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है और अवेयर होके रहना है। कि ये सब नहीं हो सकता, कोई आपको फ़ोन करके नहीं बोल सकता कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है, डिजिटल अरेस्ट जिसको बोलते थे, बिकॉज़ ऐसा कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो कानून में कोई प्रावधान नहीं कि आपको ऑनलाइन कोई जुर्माना कर रहा है सरकारी संस्था, या कोई सरकारी एजेंसी आपको पूछताछ कर रही है या आपको अरेस्ट कर रही है डिजिटल माध्यम से, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं है। पर लोगों तक संदेश पहुँचना बहुत ज़रूरी है, डर जाते हैं या फिर लालच में कभी-कभी आ जाते हैं और फँस जाते हैं। तो दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो आपको ज्ञान मिला है, ये किताबों का ज्ञान नहीं है, ये लगभग 4 दशकों का गाढ़ा ज्ञान है जो कि अनुभवों के आधार पर है। सर असल में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि मुझे साइबर एक्सपर्ट्स की भी बात सुननी है, फिर लोगों ने कहा कि आप कभी जो है वो ड्रग्स को लेकर भी एक पॉडकास्ट करिए, फिर लोगों ने कहा जेल में असल में क्या स्थिति होती है, वो बताएं। तो एक ही जगह पर एक ही वीडियो में आपको कई सारी बातें समझने, सुनने और सोचने मिल जाएंगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आयुध पर आप लगातार जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।